वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे आईक्यू लेवल्स की। मैडम सादिया से बात करते हैं। मैडम बताएं, आप अभी ब्रेक में बात हो रही थी, बड़ी वैल्यूएबल आप इंफॉर्मेशन दे रही थी। आईक्यू लेवल की डेफिनेशन जरा सबको, सारी आवाम आईक्यू करती है, उसका होता क्या, जरा ये बता दें, और उसके लेवल्स क्या हैं? आईक्यू बेसिकली बच्चे की इंटेलिजेंस कॉग्निटिव लेवल्स को कहते हैं कि वो किस तरह सोचता समझता है, किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, उसकी समझ बूझ किसी चीज़ के बारे में या दुनिया के बारे में जनरली उसका नज़रिया कैसा है। ठीक है। समझ बूझ जो है, बहुत ही मैं सादा अल्फाज इस्तेमाल करूंगी ताकि हमारे देखने वाले तमाम अवाम इस चीज़ को समझ सकें कि ये बच्चे की इंटेलिजेंस या उसकी समझ बूझ है। अब आईक्यू जो है वो बाय बर्थ होता है। ऐसा नहीं होता कि वो बचपन में कम हो, बड़े होके ज़्यादा हो, या बड़े होके कम हो जाए और बचपन में कम हो। वो बाय बर्थ जितना है उतना ही रहता है। इसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इशू हो जाए, डिलीवरी में कोई इशू हो जाए, तो बच्चे का आईक्यू जो है वो ख़राब हो सकता है। या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सर पे चोट लग जाए, कोई ब्रेन डैमेज कहीं हो जाए, तो फिर आईक्यू जो है वो कम हो सकता है। लेकिन बच्चों का आईक्यू वही रहता है। अब बच्चों आईक्यू की जहाँ बात कर रहे थे, एक तो नॉर्मल आईक्यू होता है जैसे हम सब लोगों का है, लेकिन उस नॉर्मल आईक्यू से और उस आईक्यू में जो बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, उनके दरमियान में एक बॉर्डर रेंज होती है जिसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। बॉर्डर लाइन वाले बच्चों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी नॉर्मल बच्चों जैसी, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको आइडिया होगा कि ये बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ सकता या ये बॉर्डर लाइन रेंज में है, ये एवरेज रेंज से पीछे है। अब एवरेज रेंज और बॉर्डर लाइन रेंज के बाद जो रेंज आती है वो उसको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। यानी उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत कम है, रिटार्डेड लेवल पे है। उसमें 3 कैटेगरीज जो अमूमन बताई जाती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का जो बच्चा होगा वो फिर भी 4-5 क्लास तक पढ़ लेगा, लेकिन मॉडरेट वाला तो 1-2 क्लास से आगे नहीं जाएगा, और सिवियर वाला कुछ नहीं पढ़ सकता। अब वो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, आपने उसको नॉर्मल स्कूल में एडमिट करवाया है, तो वहाँ टीचर भी उसको मार रही है, पेरेंट्स भी उसको मार रहे हैं कि बच्चा पास नहीं हो रहा। बच्चा कैसे पास होगा? अगर एग्जाम्पल दी जाए कि आपके आगे जापानीज चाइनीज बुक रखें तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं समझ आएगी, आपके माइंड की अभी वो कैपेसिटी नहीं है। आप सीखेंगे तो कर सकेंगे, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों में सीखने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो सिर्फ अपना ख्याल रखना सीख लें, सेल्फ केयर सीख लें, ये बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो आईक्यू लेवल अगर बच्चे का कम है तो उसको मारने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, उसकी असेसमेंट करवाएं। पाकिस्तान में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं क्लासरूम में, और वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। बहुत कम है ऐसे स्कूल। 90% तो ऐसे ही है जहाँ मार पड़ रही है, और बच्चे का एक तो वैसे ही वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसका आईक्यू कम है, ऊपर से मार मार के जो उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, फिजिकल अब्यूज दिया जा रहा है, इमोशनल अब्यूज दिया जा रहा है, होता है उनके सबके सामने मुझे बोल दिया इस तरह करके, तो वो चीजें और ज्यादा उसके लिए। इसमें असेसमेंट आप किस तरह करती हैं टीचर की, जो जैसे आप कह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो उसको एग्जाम्स के रिजल्ट क्राइटेरिया होता है उसका? जी, क्लास में वो उसकी वो कंसंट्रेशन, वो तवज्जो नहीं होगी जो बाकी बच्चों की होगी। अगर टीचर बता रही है 2+2 = 4 और वो नहीं समझ पा रहा कि 2+2 4 होता है, तो उसको एडिशन के बारे में नहीं पता, वो नहीं सीख पा रहा उस बारे में। अगर सिखा दिया उसको, बाकी सीख गए, और वो अकेला नहीं सीख पाया, तो और he is among those, कंटिन्यूसली अगर वो अपने ग्रेड्स उसके फेल हो रहे हैं, या फिर वो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, एक चीज 10-15 दफा बच्चे को डिफरेंट तरह से सिखाई है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, उसकी समझ ही नहीं है, उसमें इतनी समझ ही नहीं है। नल का जितना सुराख होगा उतना ही पानी निकालेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता। तो बच्चे का दिमाग में जितनी कैपेसिटी है उतना सीखेगा, उससे आगे नहीं सीखेगा वो। अच्छा, ये सारा हम जो बात कर रहे हैं बाय बर्थ इलनेस है ये? जी, आईक्यू बाय बर्थ है ना जी, बाय बर्थ ही होता है। और कुछ होता है कंसंट्रेशन के मसले होते हैं कि कुछ बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर रहे होते हैं, आईक्यू लेवल होता है, फेल हो रहे होते हैं, मगर उनको समझाने से और थोड़ा सा माहौल देने से। फातिमा ने थोड़ी देर पहले बात की थी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। उस डिसऑर्डर में बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता। अब जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगी, मैंने एक क्लाइंट, एक बच्चा देखा था जिसका 1 सेकेंड था सिर्फ कंसंट्रेशन स्पैन। अब वो 1 सेकेंड में आप सिर्फ लिख रहे होते हैं, उसको जितनी देर में बताएंगे वो दूसरे से इतना तेज उसका माइंड चल रहा होता है, इधर से उधर 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 उधर, तो वो फोकस ही नहीं कर सकता है। ऐसे बच्चे को भी मारने का कोई फायदा नहीं है।
इसी तरह डिसलेक्सिया के इशू होते हैं जिसको हम आम जबान में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग में उसको इशू है। इंग्लिश के लेटर्स वो नहीं पहचान सकता बी और डी में क्या फ़र्क है, पी और क्यू में क्या फ़र्क है, उसको लेटर्स उल्टे सीधे एक ही तरह के लगते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर कैट है CAT कैट, तो वो कैट की स्पेलिंग ATC लिखेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट कौन सा लेटर आएगा। इसके माइंड का इशू है अच्छा, ना, उसके ये तो ब्रेन का हाँ, इशू वो है। तो बेसिकली मेंटल वो सेंस जी, ये डिसऑर्डर है पूरा, और ये 6-7 साल की उम्र में जाके डायग्नोस होता है, उससे पहले इसका डायग्नोसिस नहीं होता। 7 साल 6 से 7 साल की उम्र। टू लेट, 7 साल के बाद वो तो बच्चा पढ़ना लिखना उसी एज में स्टार्ट करता है। 7 ईयर सिम्टम्स उससे पहले ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिसके थ्रू आपको एक अंदाजा हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है वो उसका बिल्कुल 6 to 7 इयर्स की एज रेंज होती है, इसमें डायग्नोस करते हैं कि हाँ यही मसला है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि बच्चे की माइंड की डेवलपमेंट चल रही है ना अभी, अगर 3 इयर्स 4 इयर्स में तो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो गई हो कि ये बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल है, ये पढ़ लिख सकता है। और अगर उस वक्त ये इस तरह की गलतियां कर रहा है तो ये एक सेट पॉइंट होता है कि आप इसकी असेसमेंट करवा लें। असेसमेंट करवा लेंगे तो आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसके तरीके हैं कुछ, क्या उसके फॉर्मूले हैं असेसमेंट कराने के? साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। बिल्कुल, अच्छा जी। तो और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जिस तरह मिस फातिमा ने बात की थी, इसमें ऑटिज्म भी आता है। ऑटिज्म वाले बच्चों का IQ बहुत अच्छा भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो सोशल नहीं होते किसी के साथ, इवन घर में भी बहन भाइयों के साथ या मे बी मदर के साथ भी वो अटैचमेंट ना रखते हैं, मगर इंटेलिजेंट होते हैं वो भी सकते हाँ, हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, देखते हैं कि वो काफी साइलेंट है मगर इंटेलिजेंट है जी। और ऐसे कुलीग्स ऑफिस में भी नजर आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, है ना। मैंने कई डॉक्टर देखे हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो मैंने 1-2 लोगों को बोला कि सर अगर आप थोड़ा इंटरैक्टिव हो ना, बोले ना, तो पेशेंट आपका सही हो के उससे वक्त चला जाए। इतने सही डायग्नोस करने वाले फिजिशियंस हमारे सर्कल में बोलते नहीं है जी, तो और कुछ बोलते हैं सिर्फ बोलने से सही हो जाता है, आधा बाहर आता कहता है यार इतना अच्छा डॉक्टर था, मैं दवाई नहीं ले रहा। इतनी मीठी जबान में बोला कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन जो होता है वो बड़ा वार्मथ अगर शो की है तो आधा मसला एक इंसान का उसी वक्त सॉल्व हो जाता है जब सामने वाला सुन रहा हो और बहुत उसको तसल्ली दे रहा हो, एम्पैथी शो कर रहा हो। तो साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए जब क्लाइंट्स आते हैं तो आधे तो उसी में वो ठीक हो जाते हैं। टाइम कोई नहीं देता ना आज। बिल्कुल सही है, टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और रेलेवेंट और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रखते हुए इंसान को ट्रीट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जाते जाते कोई टिप एक आप बता दें, किस एज पे हमें एज ए फैमिली, हमें फैमिली एनवायरनमेंट में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और एक्सटर्नली बता दें। बिल्कुल, मैं अगेन देन अगेन वही बात करूंगी कि बचपन से चीज़ें शुरू होती हैं तो पेरेंट्स को आपस में, रिलेटिव्स को आपस में, टीचर्स को उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसे कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनको आगे रेफर करना चाहिए, बजाय कि वो अपने ही तजुर्बे और अपने ही टोटके आजमाए जा रहे हैं और बच्चे को मजीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट बच्चों को, अगर आप एडल्टहुड में भी ये चीज़ें देख रहे हैं, आई थिंक आपस में सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एम्पथाइज करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। ये मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लुक आउट करें ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, और फिर उनको हेल्प की तरफ लेके जाएं, बजाय के ज़बरदस्ती आप अपने टोटके और अपने तजुर्बे जो है उनके ऊपर डालने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। एंड सेम इज़ द केस विद एडल्ट्स, बड़ों के भी। क्या समझते हैं कि अगर कोई, हम अपने सर्कल में अपने एज ग्रुप के किसी को देखें तो उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ जो है जो मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा एसोसिएट हो गया है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस स्टिग्मा को हटाएं। जिस तरह फिजिकल एलिमेंट के साथ, फिजिकल इलनेस के साथ किसी को तकलीफ होती है तो आप उसको हेल्प करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ना कि उसको ये कहते हैं कि ये ड्रामे कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो अगर कोई मेंटल हेल्थ के साथ आप किसी को देखें तो आप ये ना कहें कि ये ड्रामे कर रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे चाहिए कि अपने बच्चों को खुद टाइम दें, किसी और के आश्रय पे ना छोड़ें और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं सुपरवाइज्ड रखें। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। नाज़रीन, आपने सुनी, बहुत काम की बातें थी और हमें जैसे औसत लोगों को पता नहीं है, WHO की डेफिनेशन भी हेल्थ की जब हम बात करते हैं इतना, तो वो कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, सबकी वेलबींग, तीनों का बैलेंस होना और ऑप्टिमम लेवल पे नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है।
आप देखते रहें, नेक्स्ट शो भी हमारा इसी के टॉपिक को हम आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, लेके जाएंगे इसी वक्त इसी टाइम पे देखते रहिएगा इंशाल्लाह। ईमेल आ रही है, आपको नज़र नोट कर लें और अपना कोई फीडबैक है तो भेजें इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको उसका भी जवाब देंगे। कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। थैंक यू।